जो यूरोपियन कंट्री इस तरह का संबंध नहीं। हम लोग अभी भी टू अ लार्ज एक्सटेंट वी आर क्लोज्ड इकोनॉमी, वन। सेकेंडली, और हमारी देश का जो अगर एक स्टेट ने फेल हुआ है, जैसे कर्नाटक का फेल हो गया, तो दूसरी स्टेट इसको शॉक एब्जॉर्ब करती है। तो रिसेशन का जो भी हमारा इम्पैक्ट था वो इतनी इस तरह से डिफ्यूजन हुआ कि हम किसी को पता ही नहीं चला। एक फैक्ट्री बंद हुआ, दूसरा फैक्ट्री ने रिसेशन का एब्जॉर्ब कर लिया, इतना। इसलिए दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, राइट। लेकिन आप चाइना को देख लीजिए, चाइनीज इकोनॉमी को देख लीजिए, इनका काफी बड़ा प्रभाव था। माने हम सोचते थे कि अगर इसी तरह का रिसेशन का प्रभाव इसी तरह से द्रुत गति में पाकिस्तान और चाइना में फैल गया तो वहां पे काफी सामाजिक अस्थिरता भी आ सकती है। और इकोनॉमिक स्लोडाउन से इंसुलेट करने के लिए हमने देखा था सुनील जी कि 2008 और 2009 में कई स्टिमुलस पैकेजेस लेके आई थी भारत सरकार। आज सुबह बजट से पहले ये चर्चा थी कि कहीं रोल बैक ना कर ले, तो क्या जो स्टिमुलस पैकेज था उस पर रोल बैक हुआ है या अधिकांश रह रहा है? नहीं, नॉमिनल किया है। जैसे एक्साइज ड्यूटी में कुछ 2% बढ़ाया, 8% वालों को 10% किया है, तो दिस इज ए नॉमिनल रोल बैक। सर्विस टैक्स को कोई टच नहीं किया, सर्विस टैक्स में कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं किया, जबकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कहा मैं करना चाहता था इसको, मैं कर सकता था। कुछ सर्विसेज शायद कुछ ऐड की हैं विच दे विल नोटिफाई, तो इट विल नॉट गिव मोर इम्पैक्ट। लेकिन जो पूरी पॉलिसी की बात होती है कि नरेगा के लिए 40,000 करोड़ या भारत निर्माण के लिए 48,000 करोड़ या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आपने कहा 1.7 लाख करोड़, ये तो खर्चों की बात हो गई। रेवेन्यू की बात करें तो सरकार कोई नए आयाम आज बताए हैं कहां से पैसा जुटाएगी? डिसइन्वेस्टमेंट तो टैक्स ही है। डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात, डिसइन्वेस्टमेंट में 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है वो? नहीं, मेन टैक्स है, और टैक्स ही देखिए, हमें अगर देश को चलाना है तो आम जनता को भी ये समझना पड़ेगा। वित्त मंत्री तो कह ही रहे हैं कि हमें टैक्स देना है, और ये बात आप देख भी लेना कि टैक्स आएगा। लेकिन जो आपने कहा कि टैक्स स्लैब वाइडन हो गए हैं, उसमें खबर ये थी कि 26,000 करोड़ का नुकसान होगा। वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं एग्री नहीं हूं उनसे। मैं तो कहता हूं 26,000 करोड़ रुपए प्लस आएगा। ऐसा कैसे? ऐसा हमेशा होता है जब आप टैक्स रेट कम करते हो, लोगों में इच्छा शक्ति बढ़ती है टैक्स देने की। प्रोफेसर लामा, इज दैट ट्रू इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड दैट वी सी दैट इफ यू रिड्यूसिंग रेट्स इंक्रीज द टैक्स? Still, because what really matters is how scientific is your taxation policy, कितने लोग को कवर कर सकते। अभी ऐसा सिचुएशन है अभी भी देश में, मैं सोचता हूँ कि ज्यादातर लोग टैक्स उनको देना पड़ेगा, लेकिन वो अभी भी कवर नहीं। कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश की जा रही है। जैसे सरल फॉर्म की बात करें कि आप सिर्फ वो 2 पेजेस का आएगा, क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये फिर भी पढ़ने के बाद पता लगेगा। नहीं, पढ़ने के बाद जरूर पता लगेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स करनी थी कि सरल फॉर्म 2 पेज का ला रहे हैं। टैक्सेशन के रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने डायरेक्ट टैक्स कोड को फिर से कह दिया कि हम अप्रैल 2011 से ला रहे हैं उसको। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोल दिया कि 1 अप्रैल 2011 से ला रहे हैं। 1 साल डेफर हो गया जीएसटी। देखिए, बहुत सारे रीजन होते हैं सरकार के सामने उसके। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी सारे स्टेट्स को संभालना है। गुड्स, देखिए, डीटीसी इज इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर ओनली, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज नॉट ओनली इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। एग्रीकल्चर को मैं टच इस वक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ अगर बात करें घरों से निकलकर खेत खलिहानों की, बहुत बड़ा हिस्सा भारत का वहाँ बसता है। तो एग्रीकल्चर की तरफ अगर बात करें तो कितना अच्छा है उनके लिए? एग्रीकल्चर में तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। इन्होंने बोला है कि हम 66,000 गांवों में सीड विलेज बनाएंगे। उसमें जो भी 300 करोड़ रुपया उसके लिए एलोकेट किया है, चूंकि गांवों तक बीज नहीं पहुंच पाते। एब्सोल्युटली। तो उस चीज के बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। 300 करोड़ देखने में छोटा लगता है, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो 66,000 गांवों में अगर सीड विलेज बन जाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फार्मर क्रेडिट पे इन्होंने जो 3,25,000 करोड़ रुपया अभी तक बैंकों ने फार्मर्स को क्रेडिट दिया हुआ था, उसको बढ़ा के 3,75,000 करोड़ रुपया कर दिया है। या अगर इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करें, सबवेंशन की बात करें, तो पिछले बार मुख्यमंत्री इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि जो भी टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन का, उनको 1% की हम बेनिफिट देंगे। इस बार वो बढ़ा के 2% बेनिफिट कर दिया। यानी कि किसान भाइयों के लिए भी, किसान भाइयों के लिए फायदा है। अच्छा, डेट वेवर का जो था, जो 31 दिसंबर तक खत्म हो गई थी डेट, वो बढ़ा के उसको 30 जून तक। किसान भाइयों के लिए फायदा है, अल्टीमेटली किसानों को इससे फायदा है, सबको फायदा है, इकोनॉमी को फायदा होगा। चलते डॉक्टर लामा, सिक्किम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं आप। हमने देखा है कि देश के विभिन्न कोनों से स्टूडेंट्स दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप प्रेरित करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो नॉर्थ ईस्ट भी जाए, सिक्किम यूनिवर्सिटी में आए, वहां पर क्या खास रहेगा कि वहां से पढ़ाई करें तो उनको फायदा? जरूर। देखिए, मैं करीब 16-17 साल दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और मैंने देखा कि हम लोग काफी सारे माने नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को यहाँ पे लाके पढ़ाते, तो और देश की इंटीग्रेशन एक तरफ से होती है, बस उन लोगों को यहाँ आके
भारत के जो मूलधारा है, मूलधारा बोलते हैं, लेकिन मैं दिल्ली को मूलधारा नहीं मानते। मैं मानता हूँ गुवाहाटी हमारा मूलधारा, अरुणाचल प्रदेश मूलधारा है, राइट। तो हम एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उसको हम रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं कि यहाँ के लोग वहां जाके मिले। इसीलिए हमने सिक्किम यूनिवर्सिटी में अभी 2 चीज की है। बहुत बहुत छोटे में मैं आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहती हूँ चलते चलते कि जिस अर्थव्यवस्था का सपना भारत देख रहा है, इस बजट के बाद क्या हमें लग रहा है कि हमने एक कदम और बढ़ाया है उस अर्थव्यवस्था की तरफ? जरूर जरूर। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट बाय इट्स अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग बजट। फॉरवर्ड लुकिंग बजट। और यहीं पर हमें कंक्लूड करना होगा। हालांकि बजट आज आया है। सुनील जी, डॉक्टर लामा, आने वाले दिनों में तो बजट पर विस्तार से और चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था यूनियन बजट 2010, कुछ अच्छा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। वैसे चलते चलते और आपको बता दें कि सीमेंट महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल